Alright guys. और guys, तो आज का टॉपिक आपका है अटेंशन एंड ट्रांसफॉर्मर्स इन एनएलपी। तो अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर्स डिस्कस करने से पहले आई विल बी गोइंग थ्रू विद सम अदर टॉपिक्स। इट्स द हिस्ट्री ऑफ एनएलपी कि एनएलपी स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्टिंग में क्या होता था, क्यों होता था, कैसे होता था। और फिर एक एनएलपी की पाइपलाइन, लाइक बेसिक आपने एनएलपी का कोई टास्क करना है तो कैसे आप चलोगे, हाउ विल यू गो अबाउट इट। फिर हम अटेंशन इज ऑल यू नीड वाले पेपर का मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बिकॉज इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे। देन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगा। देन आई टॉक अबाउट व्हाट्स BERT एंड BERT के ऑल्टरनेटिव्स। थोड़ा सा GPT 3.5 में कैसे BERT यूज हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो BERT का जो एक कोड है प्री ट्रेन मॉडल यूज करके, वी टॉक अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री न्यूरल नेटवर्क एनएलपी जो 1950 से लेके 1990 तक चली है, उसमें आई थिंक द की मोमेंट वाज, अच्छा मैं बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर विद द सेशन, आई लाइक टू से कोई भी डाउट्स हो feel free to text me or Ishkar in the chat. When we take a break for a few minutes in between, I'll answer them, or else Ishkaran's online, he'll answer whatever queries you have. All right, I'll start with the history. So in 1949, Weaver's memorandum, Weaver was a scientist जिसने पहला attempt करा था to do language translations from one language to another using some electronic devices or computers. फिर eventually they tried to include grammar theories in this. They tried to include ontologies. Ontologies क्या होता है? दो words के बीच में relationship. जैसे कहते हैं ना कि that man is my friend. तो माई फ्रेंड वाला उससे दैट मैन और फ्रेंड में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ही इज माई फ्रेंड। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं बिटवीन वर्ड्स, दोज आर कॉल्ड ऑन्टोलॉजीज। तो कॉन्सेप्चुअल ऑन्टोलॉजीज को फिर इन्वॉल्व किया इसमें, फिर कुछ सिम्बॉलिक मॉडल्स आए, फिर स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो गए, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स आए। बट ये वाले मॉडल्स वर नथिंग कंपेयर टू जो आगे जाके न्यूरल नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस थी। तो एनएलपी यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स आया फिर उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके लैंग्वेज मॉडल्स आने स्टार्ट हुए। उसमें मल्टीटास्क लर्निंग, लाइक वेरियस अलग अलग रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हुए। फिर वर्ड एम्बेडिंग्स आई। आपको याद होगा आई थिंक होपफुली कि कल वर्ड टू वेक नाम की एक चीज पढ़ाई गई थी। दैट इज बेसिकली व्हाट वर्ड एम्बेडिंग्स आर। अब एनीवन आउट देयर हु वांट्स टू यू नो टॉक अबाउट कि व्हाट वाज वर्ड टू वेक, अगर आपको याद हो तो। एनीवन? I'll wait for 30 seconds. If not, I'll move on. So anyone, what was word embeddings? कल ही पढ़ाया था आपको ईश्वर ने। Guys, am I audible? Alright, I'll explain it in very short then. So word embeddings was कि we used to vectorize every single word in the embedding space, like n dimensions की space में सारे words के vectors को डाल देते होते थे। जो words are conceptually closer to each other, उनको हम लोग साथ में रखते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे किंग, क्वीन, मैन, वुमन, ये चार वर्ड्स को अगर मैं ले लूँ तो किंग विल बी क्लोज टू मैन एंड किंग विल बी क्लोज टू क्वीन, बिकॉज किंग क्वीन दोनों रूलर्स वाले रिलेशन से आते हैं, किंग और मैन दोनों मेल वाले रिलेशन से आते हैं, एंड वुमन विल बी फर्दर अवे फ्रॉम किंग। तो इस टाइप का रिलेशन क्रिएट होता था। इसमें ये भी आप कर सकते थे वेक्टर्स में एडिशन जो होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, कि इफ यू subtract man from the king and add a woman then you would get the queen वाला आउटपुट। तो इस टाइप के वर्ड एम्बेडिंग्स में एनएलपी के अंदर मैथ्स भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुआ प्रॉपर्ली। फिर एनएलपी प्रॉपर न्यूरल नेट्स जनरेट हुए। फिर 2014 में सीक टू सीक लर्निंग इज सीक्वेंस वाले न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व हुए। जो आपने कल पढ़ा था एलएसटीएम पढ़ा था, आरएनएन पढ़ा था, जीआरयू पढ़ा था, ये जो एल्गोरिथम्स थे, दीज एल्गोरिथम्स वो बेसिकली सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग की, आप जैसे रीड करते हो टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश का टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट होता है जैसे, उसको रीड करते हो, उसी एंगल से आपका मॉडल ट्रेन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके सेंटेंस को रीड करके। तभी इस टाइप के एल्गोरिथम्स टाइम सीरीज डेटा सेट्स में भी यूज हुए हैं, सेम एल्गोरिथम्स। एंड 2015 जो लाइक टर्निंग पॉइंट था फॉर एनएलपी, बिकॉज अभी तक वो टेक्स्ट में से थोड़ा बहुत मीनिंग निकाल पा रहा था, बट अटेंशन के आने के बाद वो उसका कॉन्टेक्स्ट भी निकालना स्टार्ट हो गया। तो अटेंशन लेयर जो ऐड हुई जो न्यूरल नेटवर्क में, दैट रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड इन 2015।
उसके बाद pre-trained model started coming in. Pre-trained was like BERT, DistilBERT, Robota, XLNet इस टाइप के, and that moved on and eventually led to आज की डेट में हमारा चैट जीपीटी जो बना, जो बार्ड बना है, जिस टाइप के बाकी ओपन सोर्स एलएलएम्स बने हैं, सबका बैकग्राउंड इज द अटेंशन लेयर के ऊपर बेस्ड द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं एनएलपी पाइपलाइन की। अगर आपको कोई सिंपल टास्क देता है, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस का टास्क दे दिया या टॉपिक मॉडलिंग का टास्क दे दिया या क्वेश्चन आंसर सिस्टम बनाना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो? या आपको कल कराया गया था कि इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से दिया गया था कि प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है। ईश्वर ने ढेर सारी नोटबुक्स भी आपको शो करी थी अलग अलग प्री प्रोसेसिंग करके। आई जस्ट टॉक अबाउट दैट वेरी शॉर्ट। तो स्टार्ट होता है विद टेक्स्ट हैंडलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। इसमें आप अपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करते हो, वेरियस अगर टेक्स्ट में एचटीएमएल टैग्स हैं वो रिमूव करते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव करते हो, उसको टोकनाइज करते हो, स्प्लिट करते हो बिटवीन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स प्रॉपर्ली। फिर स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन में से कोई एक करते हो। तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में अगर आपको फर्क याद होगा, तो स्टेमिंग वाज जब आपका जो रूट वर्ड जो क्रिएट होता था ब्रेक करने पे, उसका मीनिंग हो ना हो, दैट वाज इररिलेवेंट। जो लेमेटाइजेशन हो उसमें रेलेवेंस ये थी कि जो रूट वर्ड बनेगा इट इज कंपल्सरी टू हैव अ मीनिंग। तभी लेमेटाइजेशन इज अ मोर डिफिकल्ट आर्किटेक्चर, more complex algorithm and more efficient also. Then we remove stop words and उसके बाद उसको normalize कर देते हैं text को। After that we go in for the syntax of it. Part of speech tagging. Part of speech tagging होता था जब उसके अंदर आपका लाइक नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इस टाइप की चीजें देखी जाती थी। इस वाले सेक्शन में आपका जो लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है कि कौन से वर्ड्स किसके बाद आएंगे, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा उसका, उस टाइप की सारी चीजें इसमें डिस्कस करी जाती है। देन यू गो इन फॉर द फंक्शनैलिटीज। अब सेंटिमेंट एनालिसिस या क्वेश्चन आंसर सिस्टम के बारे में तो सबने सुना ही होता है। बाकियों के बारे में आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो नेम एंटिटी रिकग्निशन इज जब आपके टेक्स्ट के अंदर कोई लोकेशन का नाम है, जैसे इंडिया लिखा है तो इंडिया को रिकग्नाइज कर देगा एज कंट्री, या मेरा नेम का नाम लिखा है तो दैट विल रिकग्नाइज इट एज नेम। कोई ऑब्जेक्ट लिखा है या कुछ लाइक मेरा फोन लिखा है तो फोन विल बी रिकग्नाइज एज एन ऑब्जेक्ट। इस टाइप की रिकग्निशन इज कॉल्ड नेम एंटिटी रिकग्निशन और एनईआर फॉर शॉर्ट। टॉपिक मॉडलिंग एंड सेगमेंटेशन इज आपके पूरे कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट है, उसमें से आपको टॉप टॉपिक्स निकालने हैं या टॉपिक्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्ड निकालने हैं। दैट वाज टॉपिक मॉडलिंग। इमोशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस आई थिंक सबको पता है कि टेक्स्ट में क्या इमोशन है या टेक्स्ट का क्या सेंटिमेंट है, वो निकालने का काम आता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन इज कि एक कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट पड़ा है, मेस में पड़ा हुआ है, उसमें से आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम तो आपने चैट जीपीटी देखा ही, उससे आप बात कर लेते हो। दैट्स बेसिकली अ क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। आप चैटबॉट से जो बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर मिल रहे हैं। Next, this is the revolutionary paper called Attention is All You Need by Google Research, जिसमें it introduced the transformer model, the attention layer, and उन्होंने पूरा natural language processing बदल के रख दिया था। मतलब उस टाइम पे जो लोग natural language processing कर रहे थे, this was ground breaking for them. तो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इन्होंने एक डिस्क्राइब करा था जो वर्ड्स के बीच के रिलेशनशिप्स एक सीक्वेंस में भी कर देता था और पैरेलली भी कर देता था, प्रॉपर कैप्चर कर लेता था। उसकी वजह से एक स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस क्रिएट हो जाती थी उस टाइम पे एज पर 2015। इसका रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक। आपके साथ रिसोर्सेज वाला लिंक शेयर्ड है, ये रिसोर्सेज के लिंक्स में भी रिसर्च पेपर्स दोनों मेंशन है, आप उनके साथ उन पे जाके रीड कर सकते हो, एक इंट्रोडक्शन ले सकते हो। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जिसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। अटेंशन लेयर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, मल्टी हेडेड अटेंशन के आप रीड कर सकते हो कि क्या हो रहा है। ये भी अभी ये टेंशन कैसे क्रिएट होता है, विल बी डिस्कसिंग फर्दर। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर मैंने बोला डिस्कसिंग फर्दर, वहाँ पे आगे विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस ब्लॉग बाय जय अलमार। दिस ब्लॉग इज द ब्लॉग जो मैंने यूज करा था खुद सीखने के लिए, जो मैंने सीखा था, ये नया 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 सीखा। तो जो मेन पर्पस जिससे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ था वाज टेक्स्ट ट्रांसलेशन, कि यहाँ पे उन्होंने फ्रेंच में जेएसबी एडिटर करके इनपुट दिया है, आउटपुट पे उसने बोल दिया आई एम स्टूडेंट। ये ट्रांसफॉर्मर अंदर से चलता था।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ढेर सारे एनकोडर्स होते हैं और डिकोडर्स होते हैं। उनको यूज़ किया जाता है, उनको यूज़ करके इनपुट से आउटपुट जनरेट हो जाता है। अभी आप देख रहे हो ढेर सारे जैसे एनकोडर्स लगे हुए हैं, डिकोडर्स लगे हुए हैं, इन सब के अंदर अटेंशन, हर एनकोडर के अंदर अटेंशन लेयर है, फीड फॉरवर्ड लेयर है, और आगे आपको बताऊंगा कौन सी लेयर्स प्रॉपर्ली है। अभी एनकोडर्स ना एक दूसरे के साथ वेट्स नहीं शेयर करते, बिल्कुल एक दूसरे को बस अपना आउटपुट देते हैं। अब हर एनकोडर के अंदर एक फीड फॉरवर्ड लेयर होती है और एक सेल्फ अटेंशन लेयर होती है। तभी और हर डिकोडर के अंदर एक फीड फॉरवर्ड, एक एनकोडर डिकोडर अटेंशन और एक सेल्फ अटेंशन लेयर होती है। अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहो आके ब्लॉग खोल लो, इसका भी लिंक रिसोर्सेज में पड़ा हुआ है। मैं 2 सेकंड के लिए जो क्यूआर कोड है इस पेज का वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग साथ साथ स्क्रॉल भी कर सको। आई होप आप लोगों ने ये स्कैन कर लिया, यहाँ तक एक बार रीड कर लो आप लोग, देन लेट्स डिस्कस। कुछ नहीं आता तो आस्क क्वेश्चन इन द चैट। यहाँ पे आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, सो ट्रांसफॉर्मर इज इट जस्ट यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन और डिफरेंट अदर थिंग्स आल्सो? तो जो ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है जिसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो आप गूगल कर लेना, एक रिसर्च पेपर है कॉल्ड विजन ट्रांसफॉर्मर। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर को यूज करा हुआ है टू डू इमेज क्लासिफिकेशन आल्सो, एंड ऐसे ही ऑडियो में भी कुछ एप्लीकेशंस थे, आई रेड अबाउट दोस। तो इसके और आप एनएलपी के अंदर ही इसको ही यूज करके आप जितने भी आपके सीक टू सीक एल्गोरिथम लाइक एलएसटीएम आरएनए टास्क करते थे सारे परफॉर्म कर सकते हो। बट जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था ऑन इलस्ट्रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स, उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल लिया था। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हुए ये ब्लॉग भी लिखा गया था, और उसी एग्जाम्पल को लेते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है आपको। आप इन डेप्थ जाओगे, अगर बर्ट पे जाओगे, बर्ट के साथ हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर ही है। आई थिंक नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स का डिफरेंस है उसमें। अटेंशन हेड क्या होता है, मल्टी अटेंशन जो होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा उसका भी। तो हाँ, इसके अलग अलग यूज केसेस हैं, एंड नॉट ओनली जस्ट फॉर ट्रांसलेशन, आप और भी बहुत जगह यूज कर सकते हो इसको। और तब थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स आने वाली है, जिनको मैथ्स का आइडिया उन्हें समझ आएगा, बाकी थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी, आई जस्ट स्किप थ्रू दिस, नॉट गोना गो इनटू डिटेल एट ऑल। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने एम्बेडिंग करके वर्ड टू वेक्स से अपने हर एक वर्ड को एक एम्बेडिंग स्पेस में पोजीशन दे दी है। यहाँ पे इन्होंने 512 वेक्टर के साइज में 512 डायमेंशंस का वेक्टर क्रिएट कर दिया, और उसको इन्होंने अपने सेल्फ अटेंशन लेयर को दे देते हैं लोग। सेल्फ अटेंशन लेयर उसके बाद ये Z1 Z2 Z3 प्रोड्यूस करती है जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में जाता है। भी Z1 Z2 Z3 क्या होता है, दैट विल गो फॉर इन फॉरवर्ड। अब इसके बाद देख लो यहाँ पे फीड फॉरवर्ड लेयर के बाद नेक्स्ट एनकोडर स्टार्ट हो जाता है। अब सेल्फ अटेंशन लेयर क्या होती है? अब यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दिया, दैट एनिमल डिड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वाज टू टायर्ड। यहाँ पे जो इट वर्ड है ना, इट, अब कोई नॉर्मल हमें पता है कि वो इट में एनिमल की बात कर रहा है, बट वो इट स्ट्रीट भी तो हो सकता है। इट वाज टायर्ड, अगर किसी को नहीं पता कि स्ट्रीट ह्यू मतलब लाइफ बीइंग है या नहीं, तो जैसे कंप्यूटर हो गया, तो उसके लिए तो इट हो सकता है कि स्ट्रीट वाज टू टायर्ड, तभी एनिमल ने रोड नहीं क्रॉस करी।
एनिमल ने स्ट्रीट नहीं क्रॉस करा। तो उस टाइप की सिचुएशन के लिए कॉन्टेक्स्ट अवेयर होना पड़ता है। तो ये कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग दी है सेल्फ अटेंशन से। एक और एग्जांपल इसका बहुत फेमस है, दैट्स द मैन क्रॉस्ड द रिवर बैंक टू गो गेट मनी फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे बैंक दो बार यूज हुआ, रिवर बैंक यूज हुआ और मनी फ्रॉम द बैंक यूज हुआ। दोनों बैंक के स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है। इस टाइप की सिचुएशंस को LSTM, RNN ये सारे एल्गोरिथम्स प्रॉपर्ली नहीं हैंडल कर पाते। तो सेल्फ अटेंशन इन्वॉल्व होता है, वो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि हाँ, बैंक अगर यहाँ पे यूज हो तो इसका मतलब है ये मनी वाला, मनी से रिलेटेड वाला बैंक है, और यहाँ पे यूज हुआ तो ये रिवर से रिलेटेड वाला बैंक है। उस टाइप से आते हैं। यहाँ पे इट यूज हुआ तो ये एनिमल से रिलेटेड वाला इट है। उस टाइप का ये अटेंशन लेयर काम करती है। इसके पीछे अगर थोड़ी मैथ्स देखें तो हर अटेंशन लेयर के अंदर ये एम्बेडिंग इनपुट में जाता है, क्वेरीज, कीज एंड वैल्यूज जनरेट होती है, उनकी मैट्रिसेस बनती है सारे वेक्टर्स को कंबाइन करके, उसके ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन लगती है जिससे आपका आउटपुट Z1 Z2 Z3 जो आपने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखा था, जो Z1 Z2 देखा था वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ मैं थोड़ा मैथ्स में जा रहा हूँ, जिसको पसंद है मैथ्स, पैशन है, उनको क्लियरली समझ आएगा। बाकी जस्ट बेयर विद मी, इसके बाद हम लोग BERT के एल्गोरिथम पे जाने BERT पे जाने वाले हैं, दैट्स मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये सब प्रोड्यूस होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उनका डिवाइड बाय 8 हो रहा है, उसके बाद उनका सम होगा, सॉफ्ट मैथ्स लगेगा। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ। और ये फॉर्मूला लगता है सॉफ्ट मैथ्स ऑफ क्वेरी मैट्रिक्स इनटू द ट्रांसपोज ऑफ की मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 8, या फिर जो भी इनकी वैल्यू आती है यहाँ पे, टाइम्स द अदर वेक्टर, द वैल्यू वेक्टर। तो उसके बाद मैंने आपको पहले बोला था, एक बार मैंने अभी शुरू में बोला था कि मल्टी अटेंशन होता है या अटेंशन हेड होता है। तो मल्टी हेडेड अटेंशन इज, अब इन्होंने तो एक अटेंशन दे दिया, अब एक अटेंशन कितनों का ही कॉन्टेक्स्ट स्टोर कर लेगा। तो इसलिए मल्टी हेडेड ढेर सारे अटेंशन मॉडल्स, अटेंशन लेयर्स, अटेंशन पार्ट्स लेके आते हैं, हेड्स लेके आते हैं, ताकि Q1 Q2 K1 K2 इस टाइप के ना अलग अलग मैट्रिसेस, अलग अलग वेट्स जनरेट होते हैं उसके अंदर। जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है उसमें 8 अटेंशन हेड्स यूज होते हैं, अगर आप देखना चाहो तो। उसी की वजह से 8 सेट्स ऑफ डिकोडर एनकोडर यूज होते हैं। सबको इनिशियलाइज रैंडमली किया जाता है एंड वेट्स को फिर ट्रेन किया जाता है। जैसे हम नॉर्मल CNN की लेयर में हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन करते थे, यहाँ पे ये वेट्स को ट्रेन करके हम कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 8 डिफरेंट अटेंशन हेड्स क्रिएट होते हैं जो आउटपुट में Z0 से Z7 तक। अब हम इनको फीड फॉरवर्ड लेयर जो होती है, जो आपकी डेंस लेयर होती है, वो सिर्फ एक इनपुट लेती है, तो वो 8 मैट्रिसेस नहीं दे सकती इनपुट में। तो हम उन 8 मैट्रिसेस को वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स वन सिंगल मैट्रिक्स। अगर इसका पूरा प्रोसेस देखना चाहो इन वन पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन, तो वो ऐसे दिखता है कि इनपुट सेंटेंस आया, उसको हमने एम्बेड करा, 8 एड्स में उसको स्प्लिट कर दिया, उसके बाद अटेंशन कैलकुलेट करी हर हेड की, उनको कंकैटिनेट करके एक रिजल्टिंग Z प्रोड्यूस होता है जो आगे जाता है। ये उसमें से वर्ड्स का सारों का कॉन्टेक्स्ट लेके जाता है अपने साथ एक एनकोडर के अंदर। ऐसे ही ढेर सारे एनकोडर्स में यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ, अब आपको कॉन्टेक्चुअली तो अवेयर हो गया हमारा अटेंशन लेयर, बट अब वो पोजिशनली कैसे अवेयर होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को लिखे, हाँ इट का मतलब रिलेशनशिप एनिमल के साथ है, बट अब सेंटेंस में इट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो देखने के लिए पोजिशनल एनकोडिंग काम आती है। तो हम जैसे वन हॉट एनकोडिंग पढ़ते होते थे, वो आपको एक बार यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक बार आप ये देख लो डायग्राम। इसमें सेल्फ अटेंशन आई, उसको ऐड करा, नॉर्मलाइज करा, फीड फॉरवर्ड लेयर में भेजा, फिर यहाँ से भी ऐड करके नॉर्मलाइज करा, देन वो अपने एनकोडर से बाहर आया। डिटेल्ड आर्किटेक्चर थोड़ा सा इस टाइप से आता है। मैं जो एग्जाम्पल ढूंढ वो थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल आया। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक आपका पोजिशनल एनकोडिंग होती है यहाँ पे। तो द वर्ड्स आर एम आई थैंक्स स्टूडेंट एंड एंड ऑफ सेंटेंस। तो अब इस टाइप के सेंटेंसेस, इस टाइप के वर्ड्स हैं, इनकी पोजीशन देख लो। पोजीशन 1 पे आई वाला 1 एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो द सेंटेंस बिकम्स आई। पोजीशन 2 पे एम है, एम एक्टिवेट हुआ, मेरी अगर कर्सर का आप फॉलो करो साथ में तो। पोजीशन 3 पे है, एक्टिवेट हुआ। पोजीशन 4 पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्टिवेट हुआ। पोजीशन 5 पे एंड ऑफ सेंटेंस एक्टिवेट हुआ। तो इसमें सेंटेंस बना आई एम अ स्टूडेंट, एंड ऑफ सेंटेंस। एंड थैंक्स की कोई पोजीशन नहीं आती, तो थैंक्स वाली पूरी लाइन 0 है।
तो अब इस टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मॉडल ट्रेन होता है एंड वो कुछ इस टाइप का आउटपुट देते हैं, कितनी वैल्यू है किस वर्ड की कहाँ पे, कितनी बार उस पोजीशन पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे वो चलता होता है। अगर ये तो एक बहुत बहुत ज़्यादा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ऑफ आपको ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर मैंने दिया है। इन डेप्थ जाना है नीचे इन्होंने और रिसोर्सेज भी दे रखे हैं, बाकी आप इनका रिसर्च पेपर भी स्टडी करने की कोशिश कर सकते हो एंड और एक्सप्लोर कर सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड इट मच 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 बेटर। तो ये हमारा इलस्ट्रेटेड ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वील गो टू द BERT. BERT model is bidirectional encoder representation from transformer. तो गूगल ने ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके एक बाई डायरेक्शनल मॉडल क्रिएट करा जो उससे बेटर परफॉर्म करता है। वो लेफ्ट से भी कॉन्टेक्स्ट उठाता है, राइट से भी कॉन्टेक्स्ट उठाता है। अभी तो टेंशन ले देखी थी हमने, एक साइड से कॉन्टेक्स्ट उठाई थी, ये अब लेफ्ट से भी उठाता है, राइट से भी उठाता है। और स्टेट ऑफ द आर्ट एक बेस्ट मॉडल्स अपने टाइम के इसने बनाए हैं, बहुत मॉडल बनाया हमारा। एंड जो यहाँ पे मीम बना हुआ है ना, मीम बना है कि आप लोग के पास एनएलपी एक्सपीरियंस नहीं है बट आप सीधा बर्ट मॉडल यूज करोगे, कैसे कर सकते हो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तब आप बर्ड को ही अगर हगिंग फेस पे जाके ना बर्ड सर्च करो, मैंने ये मेरी उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने यहाँ पे बर्ड सर्च करा तो मेरे को 24,000 मॉडल शो। तो बर्ड मतलब इतना कस्टमाइजेबल इतना ट्रेनेबल मॉडल इन्होंने क्रिएट करा है कि आप उसके ऊपर अपनी लेयर्स ऐड कर दो, उसको ट्रेन कर दो। किसी ने चाइनीज के लिए ट्रेन कर रखा है, कोई किसी और लैंग्वेज के लिए ट्रेन कर रहा है, तो उसमें अलग अलग टाइप के, किसी ने केस्ड अनकेस्ड ट्रेन करा है, किसी ने वेक्टर लाइक वर्ड एम्बेडिंग बनाने के लिए वर्ड को यूज करा हुआ है। तो रोबोटा जैसा लार्जर वर्जन ऑफ वर्ड भी बनाया, डिस्टिल वर्ड एक स्मॉलर वर्ड भी बनाया, उस टाइप से काम चल रहा है यहाँ पे। अब वर्ड के अंदर एम्बेडिंग्स होती है, ये एम्बेडिंग से भी हम लोगों ने पोजिशन एम्बेडिंग और सीक्वेंस एम्बेडिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से। वर्ड के अंदर भी वही पोजिशनल एम्बेडिंग तो सेम ही है, वो पोजीशन ऑफ वर्ड्स देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा सा लिमिटेशन था, तो उसके ऊपर वो उस आरएनएन के अंदर उसका सीक्वेंस उसका ऑर्डर और उसकी पोजीशन देखता है। ये सेगमेंट एम्बेडिंग होती है जो उसके क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के लिए लाइक एक दो सेंटेंसेस के बीच का रिलेशन निकालने में हेल्प करता है। टोकन एम्बेडिंग होती है, तो इन्होंने वर्ड पीस की टोकन की वोकैबुलरी ले ली और उसको यूज करके अपने मॉडल को एम्बेड कर दिया था। अब एनएलपी मेजरली जब ट्रेन हो रहा होता है ना, तो वो दो तरीके से हो रहा होता है। एक होता है मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग के अंदर क्या हो रहा होता है कि जितने आपको वर्ड्स दिए हुए लाइक पूरा सेंटेंसेस दिए हुए उसमें से रैंडमली वो कुछ वर्ड्स को ना गायब कर देते हैं और उसके बाद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड हो सकता है। ये ट्रेनिंग के टाइम पे होगा, इट्स नॉट द आउट लाइक ट्रेनिंग के बाद नहीं, मॉडल प्रिडिक्शन नहीं है ये। ट्रेनिंग के टाइम पे ही वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कौन सा हो सकता है। तो वो चेक करते हैं कि क्या मैंने सही प्रिडिक्ट करा, गलत करा, कितना गलत करा, उस टाइप की चीजें चेक होती है जब तक वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर जाता। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, ये भी ट्रेनिंग के टाइम पे हो रहा होता है कि वो अपना सेंटेंस पकड़ता है, उसके आगे के सेंटेंसेस डिलीट कर देता है। तो उसके बाद वो स्टडी कोशिश करता है कि प्रिडिक्ट करने की नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। तो वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा के चक्कर में फिर कंपैरिजन करता है, फिर उसकी अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, लॉस रिड्यूस करता है। वैसे ही ट्रेन होते 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 वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन भी क्रिएट करता है। इसी वजह से जो वर्ड मॉडल है वो टेक्स्ट कंप्लीशन में और ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस इस टाइप के बहुत सारे मॉडल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज किया गया था। बर्ट के ऑल्टरनेट्स भी हैं, बर्ट है, रोबोटा है, डिस्टिल बर्ट है, एक्सेल नेट है। बर्ट तो आपको भी बता ही दिया, जो ओरिजिनल था इसका भी रिसर्च पेपर है, वो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ये भी गूगल ने बनाया है बिकॉज एनएलपी स्पेस में गूगल वाज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग जब तक चैट जीपीटी ने आया। चैट जीपीटी ओपन एआई ने थोड़ी मार्केट को टेक ओवर कर लिया अभी भी, बट बार्ड उनका है, दैट्स ऑसम। उन्हें मेडपाम 2 रिलीज करा है, दैट इज बीटिंग अमेरिकन एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स ऑल्सो। तो उस टाइप का लेवल है आजकल के हमारे पास, कंप्यूटेशन हमारे लैपटॉप्स में पड़ी हुई है उस लेवल की। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नाम मैंने लिए, इस टाइप के लैंग्वेज मॉडल्स हम लोग कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में जो बच्चे आएंगे उनके लिए। और तो ये बर्ट के ऑल्टरनेट्स है जो रोबोटा है। तो रोबोटा इज अ हेवियर वर्जन ऑफ बर्ट, इज अ लार्जर मच लार्जर वर्जन ऑफ बर्ट। और लार्ज करने के बाद डेटा सेट लार्ज कर दिया और क्या कहते हैं मेथड भी कहते हैं ट्रेनिंग में उनको टाइम ज़्यादा दे दिया, तो सिर्फ 2 से 20% का इम्प्रूवमेंट आया। डिस्टिल बर्ड ना उन्होंने थोड़ा लाइट वेट क्रिएट किया, डेटा ऑलमोस्ट उतना ही रखे, उन्होंने मॉडल का साइज रिड्यूस कर दिया, तो उससे 3% डिग्रेडेशन है। बट ऑब्वियसली यार आप मॉडल छोटा करोगे तो आएगा,
और 3% इज अ वेरी लाइक स्मॉल नंबर कि ज़्यादा फर्क नहीं आया, और डिजिटल बर्ड इसीलिए बहुत यूजेबल है। और एक्सेल नेट जो क्रिएट हुआ था उसमें इन्होंने मेथड ऑफ ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंज लेके आए। अभी तो हम लोग कर रहे थे कि अपना मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन चल रहा था। यहाँ पे जो इन्होंने एमएलएम एंड एनएसपी लिखा हुआ है, इसमें रोबोटा में जस्ट एमएलएम यूज होता है, इसमें बर्ड डिस्टिलेशन यूज होती है। एंड एक्सेल नेट में एक डिफरेंट मेथड कॉल्ड परम्यूटेशन बेस्ड मॉडलिंग यूज होती है। उसको आज हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको बता दूं कि ऑल्टरनेट्स और इस टाइप के और मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट दैट रीजन हम कोड वाले उस पे जाते हैं। आई बी डूइंग द सेंटिमेंट एनालिसिस वाली नोटबुक का इंट्रोडक्शन, बट ये रिव्यू एनालिसिस नहीं करने वाला मैं आज, बिकॉज रिव्यू एनालिसिस हैज द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर फ्रॉम स्क्रैच। आपको एक बार बस दिखा देता हूँ उस नोटबुक में क्या है। मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स का रिव्यू है इसके अंदर, और पूरा ट्रांसफॉर्मर का जो मॉडल आर्किटेक्चर है ना, वो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक अटेंशन लेयर क्लास बना के पोजिशनल एनकोडिंग कैसे हो रही है, पोजिशनल एम्बेडिंग कैसे हो रही है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कैसे बन रहा है, एनकोडर लेयर में क्या है, एनकोडर कैसे बन रहा है, ट्रांसफॉर्मर कैसे बन रहा है, इसके पूरे पूरे पाई टॉर्च में लिखा हुआ है, एक एक स्टेप लिख रखा है इसमें। इसको आप स्टडी कर सकते हो, इसका डेटा कैसे प्रिपेयर किया है, इसका मॉडल इवैल्यूएशन, सारा कुछ इसके अंदर इन डेप्थ है। आप इसको यूज करने का ट्राई भी कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने वो क्या कहते हैं लेबलिंग भी दे दी पॉजिटिव नेगेटिव की, कॉन्फिडेंस के साथ कितने कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं ये सच है। तो आप इसको बाद में देख लेना। नेक्स्ट जो मेरा मेन था आज के सेंटिमेंट एनालिसिस और हॉस्पिटल कमेंट्स। तो मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को तो कल दिखाया था ये क्लस्टरिंग अप्रोच क्या होती है, आई थिंक आप लोग को भी दिखाया था। कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग उसके अंदर से वर्ड टू वेक यूज करके, वर्ड टू वेक यूज करके आप तो उसमें कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल कर यू कैन गेट कीवर्ड्स फ्रॉम द क्या कहते हैं सिमिलर कीवर्ड्स टू द मेन कीवर्ड्स। जिसमें अगर यहाँ पे आया इन हॉस्पिटल, हाँ तो मैंने अगर सिमिलर टू हॉस्पिटल निकालने की कोशिश की, टॉप 15 वर्ड्स दैट इज सिमिलर टू हॉस्पिटल इन माय डेटा सेट, उसमें आया हॉस्पिटल विजिट, अपॉइंटमेंट, क्लिनिक, अवे, आई एम स्केयर्ड, इस टाइप की चीजें आई उसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब क्लस्टरिंग अप्रोच में मैंने क्या लगाया, मेरे को सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, मेरा डेटा लेबल्ड नहीं है बिल्कुल। यूजुअली हमारे इनपुट डेटा में आपको ट्रेनिंग डेटा में पता होता है कि हाँ इस टाइप का डेटा ही टेस्टिंग में आएगा, इस पैटर्न का, तो इस टाइप के ऊपर आप ट्रेन कर दो और आगे बढ़ जाओ। बट ये अनसुपरवाइज मेथड चलना पड़ा मुझे, बिकॉज इसमें मेरे पास कोई लेबल नहीं है, लाइक बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल स्क्रिप्ट कमेंट्स हैं लोगों ने जो हॉस्पिटल्स को दिए थे। द डेटा सेट इज प्राइवेट, वो नहीं मैं पब्लिक कर सकता, बट आई कैन गिव यू सम एनालिसिस जो मैंने किया था। तो एनालिसिस के टाइम मैंने कुछ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ले लिए, जैसे एक्सीलेंट, ऑसम, कूल, इस टाइप से, एंड नेगेटिव ले लिए। इनको लेने के बाद मैंने इनको क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स लगा के क्लस्टर कर दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे जो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव लेबल्स है वो ग्रीन में, और जो रेड में है वो है प्रिडिक्टेड नेगेटिव लेबल्स। तो दो क्लस्टर्स में स्प्लिट कर दिया। जो क्लस्टर्स आर क्लोज टू द नेगेटिव वाला हमने जो लेबल क्रिएट किया था ना, वो रेड में आ गया। जो क्लोज टू पॉजिटिव वाले थे वो ग्रीन में शो हो गए यहाँ पे, इफ यू लुक एट इट। तो यहाँ पे सेंटिमेंट अब आया वर्ड की बारी, जो हम आपने सीखा। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरी के अंदर है, इसको कॉल कर रखे हैं हमने। तो उसकी सेंटिमेंट क्लासिफायर की पाइपलाइन से मैंने पिक कर लिया। इट्स प्री ट्रेन मॉडल, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। इसका मल्टीलिंगुअल वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली एक फंक्शन क्रिएट करके कॉल कर लिया कि मुझे लेबल चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेरे सेंटेंसेस के लिए, अब द थिंग वाज ये जो सेंटेंसेस थे दे वर हेवीली हेवीली न्यूट्रल कमेंट्स, जो मेरे को डेटा सेट रिसीव हुआ था पब्लिक हेल्थ ऑफ कनाडा से। तो उसमें दे वर वेरी न्यूट्रल, बट फिर भी इसने अपनी तरफ से कोशिश करी। 0.01 पे सिमेंटिक स्कोर आ रहे थे इसके, तो पॉजिटिव नेगेटिव की रेटिंग देने की कोशिश करी है इसने। तो इस टाइप से आप बस एक फंक्शन कॉल करके, दैट्स इट, हमें बस डाउनलोड करा सेंटिमेंट क्लासिफायर को फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी, एक फंक्शन क्रिएट करा, लाइक लिटरली 3 से 4 लाइंस के कोड में आपने पूरा का पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस कर दिया अनसुपरवाइज्ड वे में, जिसके लिए मुझे क्लस्टरिंग अप्रोच में इतना ज्यादा कोड लगा, या जिसके लिए सुपरवाइज्ड अप्रोच एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पे ये प्री ट्रेन मॉडल बहुत ज्यादा
Hello, guys. Could you please let us know when were we last audible? I think there was some technical glitch in between. Please request you to let us know when were we last audible to you. Drop down the message over in chat, please. Or you could unmute yourself and say. Anybody could go ahead. Thank you for putting the message in that chat. Am I audible now? All right, so I got the message that I was last audible when I was explaining the notebook about Transformer, importing the Transformers library. Wanted to show you how BERT was used out there. So we had some sort of a technique. After BERT, okay, I was audible after BERT. I wasn't audible after BERT. Okay, so did I explain the BERT coding? Can anyone just let me know in the chat? So can anyone put me like when was I last audible? I think after BERT they are saying. So do I have to explain the code of BERT as well right now? I think there was a technical glitch on our side for a few minutes. So. Yes, you just finished. Okay, I finished the Kaggle notebook. Fine, that's good then. So what I was trying to say at the end was that Vansh and Ishkaran will be coming on next. Vansh will be discussing his repository where he's got a lot of resources for you guys. He'll share those resources with you. And Ishkaran and I have organized a contest for you guys for basic ML algorithms. So using these, you can use basic ML algorithms to take a part in this contest. It's for only Thapa Summer School students, and the leaderboard will be checked by Prashant Ranaswar. So we are taking a 10-15 minutes break. Then Vansh will come on and he'll show you the resources he has. These resources will also be useful for tomorrow's large language models presentation. And I hope to see you guys there. And I'll hand it over to Vansh now. Here we start. So this is the self-curated resource list for our whole AIML course that we have started. So I I I hope you have gone through this repository I've shared. So this is basically for the whole course that we have gone through in past a week. So starting up with, we are having few of the examples as well as the learning that we have gone through with the new technologies such as generative AI, uh, variation as well as text generation and all those things. And I have included the resources along with the same. So for an example, if you have to learn more about generative adversarial network, GAN, so you will just click onto this resource. It will link you towards the code origin of GAN, which is from Google, right? So you could look into it as well as you could move dive more into it. So this is the basic implementations of what we are doing again with deep fakes. Soon enough, we would also be linking towards a lot of modern resources, which would be including all those new projects as well as a few of the code that you could look into. So that will be soon enough. As well as the link will be updated over on the Thapa Summer School website by tomorrow. And these are the resources that you should know before coming into tomorrow's session, because it would be much more impactful. As well as if you are an enthusiast looking forward to building into the AIML world,
I really support you to look into it and deep dive more into it. So talking about LLMs, I think LLMs would be teaching by by the folks tomorrow. So go through that. So we have the basic implementations as well as knowledge about LLMs. If you need to dive more into it, we are having much more in-depth resources down below. But before moving towards that, you could see like we are having some of the key applications of LLMs. So I have added them here also, which is basically you could use it for storytelling, robust questioning, as well as queries, as well as you could use multimodal kind of AI agents to make it into, as well as a lot of things. Talking about that, we are having LLM education resources that we have talked into, which is one of the so-called famous course by Brandon. You could like go towards that his website, and you could deep dive more into transformers. We have learned transformers today, so make sure to go through that and learn more into it. So the basics of transformers, as well as a lot of more resources over to that. We are also included the transformer course by Stanford, CS25. So make sure to look into it. You definitely could have a lot more idea of what we are teaching, as well as what you could link towards that. Moreover, it would be really great to have some curiosity towards looking into what are the more things we could do. For an example, we have gone through the Stanford website. We could see that Dev is here. So Dev is one of the great developers who is developing into the AI/ML space. So make sure to check out his kind of what he's doing, what he's building. So make sure to have that curiosity towards learning things. So this repo that I've shared with you is only the fundamentals and basic knowledge that we are sharing with you. So talking about that, again, this Andrej Karpathy's course on GPT tutorial. If you don't know Andrej is the ex AI specialist at Tesla, as well as he is one of the most genius kind of persons present in the world right now, knowing about AI and all those things. So talking about that, I'm from mechatronics background, and talking about that, I'm really curious about robotics and hardware devices. So I think few of you also would be having interest. So I've also added few of the robotics as well as humanoid robotics kind of resources, which are pretty much of interesting. So make sure to look into it. I have added the website as well as the course. I think, guys, as we have talked towards the course, that we are having a lot of resources available, the abundance of resources. But again, the thing is, if you are curious to learn more, if you are curious to learn more as well as put your time, I think you could learn a lot of things. So here are other resources talking about the Google 2022 research about education in robotics and a lot of other things. So you could look into it. So this is the recent study done by Google, in which they are using AI for with the help of robotic arm and all those things. So make sure to look into it, how they are using, because now you have learned the basics of transformers as well as all those things. So definitely it would be much more easier for you to understand towards it and see how you could use OpenCV and all those things. And again, if you have any kind of doubt, query, as well as questions, we're having Ishkaran here. So you could talk to him, make sure to ping him on WhatsApp, call him, whatever you need to do. But make sure to learn with the same pace that you're having. Talking about those things, we are having the so-called one of the biggest universities of the world, Cornell. So Cornell have this lecture slides for the robotics as well as LLM kind of feature. So this is the great repository that you could look into and start up with what are the basics of robotics and how you could implement it, and have some curiosity about how you could implement it in your daily life, and have some great ideas you could spring up with. And definitely, if you have any idea, any kind of things that you are thinking to build, make sure to ping up Professor Rana sir, as well as anyone amongst us. And definitely, we are happy to guide you, help you, and build some great stuff with you. Talking with that, there are a few other research papers. I know we are from engineering backgrounds, and few of you would like to do your masters or some kind of programs and have interest in research. So for them, this is the page that we have created, in which we have added a lot of papers that you would look into it. Again, with the kind of demo, as well as their kind of code that we have looked into it.
So it is AutoTamp, one of the biggest auto generator around the LLM technology working into it. So these papers are heavy, so we don't have a lot of time to look into it and go through that. But you could have a look. So LLM design robots is one of my favorite papers around the time. So you could look into it, and you could also use the GPTs to summarize as well as do kind of any kind of so-called research questions and summarization of these research papers. So feel free to do that. Talking about that, let me show you this website of Code as Policies. So this is again the robotics as well as AI kind of resource that you could look into, which is again created and curated by Google. So we are added it here. So you could learn a lot of things again with visualization and again with codes that we have shared you. So this is one of the robots that Google have developed. They launched it around a few months back, if I'm right. So if you look into it, there are papers, blog, code, the as well as the founders, kind of Google scholars. So you could like connect with them also. So yeah, heavy drop into Jack Link's website. So his resources at Google. You could connect with him on Twitter, LinkedIn, GitHub, and all those things, and you could learn more about these things, right? So these are the only resources that you could learn more into and deep dive more into it. So again, a lot of research, reasoning papers that you could look into it. Now we are having a few of the AI visualization tools that you could learn and visualize uh, these models working into it. So we have all know what is TensorFlow and how the world is using it, but most of us can't visualize that. So this website and tool I personally use to visualize the neural networks and how it is working. So definitely I I encourage you to like look into this website and see how you could use these AI tools to visualize these things. So this is the website you could use to uh, kind of visualize the neural uh, networks that are going into the frameworks of these modern technologies like generative AI and LLMs. So talking about that, let's go back just a second. There you go. So there are a few other resources available, which is like visualizing 3D dimensions in the space. So here we go. So you could see how 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 the things are visualized in the 3D space, because it is important to visualize these things before kind of knowing into what we are building and how we are building. You could visualize these kind of resources over in the 3D space. So make sure to look into it and see how you could experiment with them. We are also having the code, so you could check out the code and see how they are building it. And talking about that, guys, the resources that I'm sharing with you are mostly certified by Google or done research by Google, kind of researchers and all those things. So you need not to worry about the authenticity and how the resources are collected. You just need to make sure to look into the perfect things that you are trying to build into. Talking about that, the third resource is embedded visualization. Again, that this is one of the basics tools that you could look into the neural networks you're building. So you could put your code, and it will like drop on neural network that how the things are working into the backend. So once you so definitely these tools are not for kind of visualization tools are not so good for basic kind of starters and emerging developers. But again, when you're building something great and big, you need to visualize these kind of tools. Talking about the last part of this whole repo that we are building is the articles, and one of the key important things that I need you to must read. So above we have read the reasonings and all those things. So reasoning and all those things are depending on to your interest in robotics and artificial intelligence and all those things. But as an engineer and as a decade growing into this decade we are growing, I think these kind of 6 or 7 articles I need all of you to like must read into, because this would leverage your kind of experience and knowledge into these emerging technology to
to a greater extent. Talking about that, we are having one of the greatest paper of all the time, which is like how early experiments are doing with GPT-4. You could look into the paper from the PDF part here. You could download it, copy it, whatever you want. So basic things you need to worry about it. This is again React. You need to look into it. This is the paper that I think we would be discussing tomorrow, which is like tool formal language models can teach themselves use the tools. So look into it. Again, you could download the PDFs from here, and you could check into it. No need to worry about any kind of things. So this is the paper that I have discussed today. So it is like attention is all you need. So it is one of the kind of greatest paper of all the times in the history of LLMs, written in 2017 by a few researchers. So definitely, I would encourage you to read it. And one of the last few two resources, which is like illustrations. Like this is one of my so-called favorite YouTubers in the AI field, which is like Jelmar. He is also the co-founder of Cohere. Cohere is again one of the great LLMs which he is building. So if I could let you know what is Cohere. So this is Cohere that these guys are building. So going into it again, can you get some time? So yeah, here we are. So you could look into his channel, YouTube channel, follow him on his Twitter, as well as look into his website. So his website link is again linked over it. So I think today you have learned about transformers. So here's a brief about the transformers and how it is working. So you could look into the transformer networks again from here, one of the best resources available into the world right now. GPT-4 technical report. This report would let you know what are the technicalities in the GPT-4 and how it is working, to have a better understanding of how the things are growing. So that's it, guys. Thanks a lot for hearing me. I'm Vansh, here for you to help. Make sure to drop into all these resources and share it with whomever you love. These resources took a time to build, as well as we would be updating it time to time. Probably we would have a lot of new resources available by tomorrow. Have some edits over to it. So you could look into it. Make sure to connect me over on LinkedIn, Twitter, or GitHub, and check out my website. And let me know if you have any kind of query, doubt. I'm there, and please make sure to not to be shy, be open. Let's connect. If you have any kind of doubt, question, please unmute yourself and let me know. Let's make it face to face, right? No chats, nothing. Just let me know what are the doubts and queries you're having. I'm available. Anything, guys? Anyone could start. No worries. Looks like everyone got it perfectly. So yeah, guys, thanks a lot for your time. Appreciate it. Now we would be having a 5 minutes break, and after that, Ishkaran would be starting off with the Kaggle competition that we are organizing. So give us 5 minutes. We'll be starting again in next 5 minutes. Thanks a lot for hearing me, and make sure to look into the resource and let me know if you're having any doubt. I'm available over on kind of the group, as well as you could connect me on my LinkedIn. We could discuss the things over there. Thanks a lot. See ya. All right, so I'm going to tell you what all the competition is all about. So the competition, we are organizing a Kaggle competition. It is basically based on basic ML हम बताएंगे. This is the basic ML which you have learned in the first 2 weeks of the Saba Summer School. ठीक है, आपको मैं brief दे देता हूँ कि डाटा सेट जो होएगा ना, डाटा सेट consist of 3 फाइल्स होंगे आपके उसके अंदर, train, test and जो sample summation फाइल है वो है. ठीक है, अब आपको उसके अलावा डाटा सेट के जो कॉलम्स है ना, वो आपके एज हो गया, ठीक है, एज हो गया, एग्जाम हो गया, लाइक ये सब डिफरेंट कॉलम्स हैं जो ये कहते हैं कॉलम्स होते हैं आपके. ठीक है, एंड इस कॉलम्स के अंदर आपके कहते हैं जब डाटा सेट की हर एक कॉलम की डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैंने कहते हैं जो भी कैगल कंपटीशन लॉन्च होगा, आप देखते हो कि डाटा के अंदर वो लोड होगी कि व्हाट डज ईच कॉलम मीन. अगर वैल्यू 1 है तो उसमें क्या मीनिंग होएगा, वैल्यू 2 है तो उसमें क्या मीनिंग होएगा.
So the competition आपको मैं बस almost it's ready. So हम उसको बस कहते हैं when we are running the sample submission will जो हम testing कर रहे हैं उसकी एक बारी. Once it's done, I'll share the link of the competition with you guys so that you can participate in it. And yes, this competition is solo competition. Like कोई कहते हैं team competition नहीं है. Like you guys can't participate in teams over here. तो सबको सोलो सोलो कॉम्बिनेशन अपने का होंगे. तो आपको 5 सबमिशन जो Kaggle का बेसिक सेट होता है 5 to 6 सैंपल सबमिशन होती हैं. एवरी डे यू कैन मेक इट एंड इट विल एंड ऑन मंडे मॉर्निंग. ऑलराइट, सो मंडे मॉर्निंग आप जितनी सबमिशंस करनी है वो कर लो. बट आपकी जो 2 बेस्ट प्रेडिक्शंस होंगी ना वही आपकी सिलेक्ट होंगी ऑटोमेटिकली. आप खुद सिलेक्ट करोगे, ठीक है. उसके अलावा कुछ और सिलेक्ट नहीं होंगी. 2 बेस्ट होंगी वही सिलेक्ट होंगी एंड उसके बेसिस पे रीडर बोर्ड आएगा. And वो लीडर के बेसिस कहते हैं. एंड इट्स मस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेट्स होते हैं सापर समझ स्कूल के. वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे इस कंपटीशन के ऊपर. कुछ काफी हद तक वो इसके ऊपर काउंट करेंगे ये, ठीक है. एंड जो टॉप 10% में आएंगे, जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे सर, उनको कुछ कहते हैं नेक्स्ट सापर समझ स्कूल में ऐसा कहते हैं बुलाएंगे एज एक्सपर्ट स्पीकर्स और सो. उनके सर अपना वो रिवॉर्ड्स एंड ऑल देंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है. सो I guess request you guys to participate in this competition and do like अपनी submissions करो, try your best into it. And yes guys, please plagiarism ना करना, like not go into कहते हैं details like big data set कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग या कुछ भी like dot sort. आप अपना कहते हैं नहीं ChatGPT का सबसे कम यूज करना, ठीक है. because ChatGPT can provide you with a basic model but आपको actual model जो आपको चाहिए होगा with all your requirements वो नहीं provide करेगा, ठीक है. So instead of going to ChatGPT, use your brains and use your resources which you have provided you with in the first 2 weeks. उसको use करोगे and you will be able to do it how you want to do it. क्योंकि basic तुमने ML use करी है इसके अंदर. Alright. So by 6:37 o'clock आपको हम कहते हैं कि link share कर देंगे. Join the competition. Like जैसे join कर देंगे Kaggle, join करके आप कर लेना. और yes please कहते हैं जो ये link आगे मत share करना with people who are not in the part of कहते Thapar Summer School because उनकी कुछ वैलिडेट नहीं करेंगे. इवन इफ दे विन द कंपटीशन दे वोंट बी वैलिडेटेड एट ऑल, ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर द पीपल हु आर पार्ट इन द थापर समर स्कूल, उनके लिए ही है ये कंपटीशन. ऑलराइट, सो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंपटीशन की क्या है क्या नहीं है, you can ask at the moment. I'll answer those doubts. You can unmute yourself or you can ask me, drop me the message in the chat box and I'll answer all of those doubts of yours. Anyone please, any doubts? Anyone? Any doubts about the competition or anything about the session? Pranav is even over here. He'll answer those doubts even. Yeah, I'm not sharing the screen over here. I'm just explaining what the competition is. I'm not explaining the screen. I'm just telling what the competition is all about. Because if I say the screen, the competition is not launched at the moment, so it might show the data set to you guys. So that's why I'm not sharing it with you. I'll be sharing it. I'll be sharing directly the link of the competition when it's going to be launched at that moment only. Tomorrow even if you have any doubts like about the competition, like how to make a submission or anything of that sort, we'll be having a session tomorrow for LMs and all. But at the end of the session, we'll keep this like a small part of the session as this thing that whoever wants to clear the doubts regarding how to join a calendar competition or anything of that sort, they can ask over here. सर सबमिट कब तक करना है, टाइम बताइए प्लीज. Yeah, sure. The time deadline जो इसकी है वो ये है कि आपके every day आपको 5 submissions मिलेंगी which gets renewed at 12 o'clock at night. Like वो हर एक 5 submissions आप कर सकते हो. And जो आपका जो competition है ये Monday morning खत्म हो जाएगा. Like Monday morning खत्म हो जाएगा and by Tuesday the leaderboard will be declared. Like जो भी private data set रहेगा या जो भी public है उसके basis पे हम लोग leaderboard जो है वो release कर देंगे. ओके. Yeah. Until what time on Monday is like आप समझ लो like रात के सुबह के 12 बजे तक खुला ही रहेगा. उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है. You can take this as target for yourself.